नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आशा करते हैं आप सभी का 2026 अच्छा जा रहा है। तो आज हम लोग एक और वीकली चर्चा पे हाजिर हैं। ज़्यादा क्रिकेट की बातें नहीं हैं लास्ट वीक की, तो मैं संक्षिप्त में रिकैप दे देता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा इंडियन टीम सिलेक्शन जो हुआ है ओडीआई का न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। एशेज का ऑनगोइंग 5th टेस्ट मैच जो कल कंप्लीट हो जाएगा, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आई थिंक बांग्लादेश और भारत के बीच में छिड़ा हुआ शीत युद्ध, जिसकी वजह से अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस पे भी खतरा मंडरा रहा है, उस पर आई थिंक हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये हमारा मेन आज का फोकस रहेगा। और एंड में हम लोग थोड़ा सा WPL पे भी नजरें रखेंगे, जो परसों से शुरू होगा DY पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे भारत ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। तो नमस्ते पुनीत, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं बढ़िया हूँ और स्वागत है सारे व्यूअर्स का। तो हमारी चर्चा इस बार थोड़ी लेट हो रही है, आज बुधवार है। यूजुअली हम रविवार या सोमवार को करते हैं, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लास्ट वीक उतना कुछ खास था नहीं क्रिकेट के दुनिया में कुछ बात करने के लिए। फिर भी जो धवल ने कहा उसके बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। तो धवल, आप प्लीज शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड की होने वाली 3 मैच की वनडे टीम की सिलेक्शन पे, जिसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर सब्जेक्ट टू फिटनेस आर बैक एज देयर रिस्पेक्टिव कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। मुझे नहीं लगता किसी के माइंड में कोई भी संदेह है इस बात में, तो मेरे को नहीं लगता चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है ऋतुराज सिंह गायकवाड़, जो ड्रॉप किए गए लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। संजू सैमसन, वो भी जब एक बार ड्रॉप हुए थे तब सेंचुरी बनाई थी लास्ट मैच में, और पंत को कंटिन्यू किया है। एक वो चर्चा का विषय होगा। सिराज वापस आए हैं, सामी अभी भी नहीं आए हैं। लास्ट टाइम आई थिंक कमेंट आया था कि अजीत अग्रकर को उनकी फिटनेस का पता नहीं था, मगर अब तो तहलका मचा रहे हैं वो डोमेस्टिक में, तो उसके बावजूद वो अभी सिलेक्शन में नहीं है, तो वो भी एक चर्चा का विषय रहेगा। और हार्दिक और बुमराह का तो एज एक्सपेक्टेड रेस्ट है, तो नथिंग टू मच सरप्राइज। और आई थिंक रेस्ट ऑफ द टीम तो अपने आप को पिक करती है, चाहे रोको हो, KL राहुल हो, रविंद्र जडेजा हो, अक्षर पटेल के लिए भी मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। तो चालू करेंगे सरप्राइजेस के साथ पुनीत। सबसे बड़ा सरप्राइज के साथ ही चालू करेंगे। तो सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए क्या है? ऋतुराज, शामी, अक्षर, या और कोई संजू में भी सेकंड कीपर, या ईशान किशन के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे थे। तो हाउ डू यू सी द मिसिंग नेम्स? मुझे अक्षर का लग रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि जडेजा को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं रखे थे। उसके बाद उनको कंटिन्यूसली खिलाया। तो उस टाइम हमने एज्यूम किया था कि जडेजा का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था उसके पहले, तो जडेजा का ये आखिरी हो सकता है। लेकिन जडेजा को वापस 11 में लाके अक्षर को बाहर कर रहे हैं, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपको ऋषभ पंत को कंटिन्यू करना ही है एज अ सेकंड विकेट कीपर या फिर जो भी है, तो फिर आपने पिछले ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत को न खिला के ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों खिलाया बचा के? अगर आपको जब ऋषभ पंत को कंटिन्यू करना है, तो आपको ऋषभ पंत को जब मौका था नंबर 4 पे खिलाने का, तब आप उनको टेस्ट करके ट्राई करते कि वो किस रिदम में कैसे खेल रहे हैं। तो आपने उनको मौका भी नहीं दिया प्लेइंग 11 में, और आप उनको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। और जिस बंदे को आपने मौका दिया, उसने आपको साबित करके दिखाया, एक अच्छा सेंचुरी लगाया, और उसको बाद में फिर आपने चलिए प्लेइंग 11 में तो वो नहीं आएंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर आ चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको एक ऑनर देने के लिए उन्होंने जो सेंचुरी लगाई थी उसका रिस्पेक्ट रखते हुए उनको कम से कम स्क्वाड में तो रखना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये दो मेरे लिए सरप्राइजेस थे। बाकी अगर आप बात करेंगे शमी तो हम देख ही आ रहे हैं कि सिलेक्टर्स का जो नजरिया है शमी के प्रति, वो अब मतलब वो अच्छा है नहीं। वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो सामने से बोल भी रहे कि मैं फिट हूँ, वो रणजी में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्मैट में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो BST में भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब सिलेक्टर्स ने मन बना लिया है कि अब शमी से आगे देखना है, शमी को हमको कंटिन्यू नहीं करना है। अब सिलेक्टर्स और शमी के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने हालांकि एंटिसिपेट कर लिया था, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि शमी न्यूजीलैंड ओडीआई स्क्वाड में आ सकते हैं। इसके लिए मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिया था, एक छोटा सा शॉट बना दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो कोई सरप्राइज नहीं था मेरे लिए, वो ऐसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिलेक्टर्स अब उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो ये 3 प्रतिक्रिया थी मेरी। आप बताइए, आपके लिए क्या सरप्राइज रहा? मैं आई थिंक ऋतुराज के साथ एग्री करूंगा कि ऋतुराज एटलीस्ट प्लेइंग 15 का हिस्सा बना सकते थे आप, क्योंकि आप फॉर्म कंडीशन में ही खेल रहे हैं। तो
स्पेयर विकेट कीपर का लॉजिक रखते हुए देने से अच्छा था कि आप ऋतुराज को रखते, स्क्वाड में ग्रूम करते, और अगर केएल राहुल किसी कारणवश विकेट कीपिंग नहीं कर पाते तो आप किसी को भी बुला सकते हैं। डोमेस्टिक सीजन ऑन है तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा चैलेंज होता होम कंडीशंस में। तो मैं सहमत हूँ कि ऋतुराज के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है कि आप उनको स्क्वाड में भी नहीं रख रहे। और रहा सवाल सिराज वर्सेस सामी, तो मुझे लगता है कि शायद सेलेक्टर एक को ही देख रहे हैं 2027 के लिए, क्योंकि आई थिंक जसप्रीत बुमराह तो डेफिनेटली खेलेंगे, और मेरे हिसाब से अर्शदीप और हर्षित राणा और कृष्णा ये आई थिंक फाइट करेंगे तीसरे स्पॉट के लिए, और शायद हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए दिखेंगे आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल में अफ्रीकन कंडीशन के लिए ये सही डिसीजन है कि नहीं वो तो समय बताएगा, बट शायद सामी और सिराज दोनों को सेलेक्टर्स एक ही स्क्वाड में नहीं देख रहे हैं, तो वही मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच सकता हूँ। बाकी जडेजा वर्सेस अक्षर में भी मैं आपसे एग्री हूँ कि अगर अक्षर वाइट बॉल में T20 में इतना अच्छा कर रहे हैं तो ओडीआई में भी उनको स्थान तो मिलना चाहिए। तो कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन है मेरे हिसाब से, बट बाकी आई थिंक टीम मोर और लेस वेल सेटल्ड है। कृष्णा पे आप जैसा आई थिंक कुछ लोग बात कर रहे हैं सवाल उठा सकते हैं, मगर कृष्णा ने शायद फाइनल ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की थी अफ्रीका के सामने, जो मुझे याद है, तो शायद वो उनके पक्ष में गया। तो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट साइड है आई थिंक, और न्यूजीलैंड की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भारत को इंडियन कंडीशंस में, मगर टॉस इंपॉर्टेंट रहता है तो हमारी निगाहें बनी रहेंगी बड़ौदा, राजकोट और इंदौर में। तीनों छोटे सेंटर्स हैं, बट आई थिंक क्राउड काफ़ी रहेगा रोको की वजह से। तो हम जैसे ही मैचेस शुरू होते हैं हम आपको इसकी अपडेट देंगे। तो मूव ऑन करते हैं पुनीत, एशेज पे जाते हैं। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ इंग्लैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी किया, रूट के शतक के बदौलत 380 के आसपास सिमटा इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और हेड के बेहतरीन शतक के मदद से 500 से ज़्यादा रन बनाए और 184 रन का विशाल लीड लिया। फिर इंग्लैंड ने जवाब में जैकब बैथल के नाबाद 140 की मदद से, आई थिंक इंग्लैंड अभी 311 पे 8 है शायद 113 रन या 111 रन अभी भी 119 रन अभी भी आगे है, मगर 2 ही विकेट है हाथ में। तो अगर इंग्लैंड कल मॉर्निंग में जैसा बैथल ने कहा है 50-60 रन जोड़ लेता है तो शायद एक हमको इंटरेस्टिंग टेस्ट 4th इनिंग चेस देखने को मिले, मगर मेरे ख्याल में पिच इतनी खराब नहीं है अभी, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बैक करेगा, जो भी टारगेट मिलेगा उनको अंडर 200। तो इंग्लैंड 4-1 की तरफ स्टेयर डाउन कर रहा है, मगर जैकब बैथल एक काफ़ी पॉजिटिव उभरा है उनके लिए। मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है उनकी और ये इनिंग ने तो दर्शा दिया है। तो हाउ डू यू सी इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच? आपको लग रहा है कि कुछ फाइट बचा है या 4-1 कंफर्म? अब तो जो भी है इंग्लैंड का जो भी है वो जैकब बैथल के ऊपर है। जैकब बैथल कैसे कल कंटिन्यू करते हैं, मुझे तो हालांकि 2 ही विकेट बाकी है तो ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। आराम से ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते, क्योंकि ट्रेविस हेड आपके ओपनिंग में आने वाले हैं। अगर उनको 250 रन भी चाहिए तो वो एक सेशन में खत्म कर देंगे, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जैकब बैथल को अब यही देखना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो टाइम स्पेंड करें क्रीज पे, विकेट ना दें अपना, क्योंकि उनका ही विकेट गेन रहेगा। और इंग्लैंड को मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, ये बहुत लंबा सोचेगा, कल 90 ओवर निकालना है उन लोग को, लेकिन अगर ड्रॉ की तरफ अगर जा सके तो इंग्लैंड को तो ड्रॉ की तरफ ही सोचना चाहिए। जीत तो उनके हाथ से निकल चुका है इसमें। जी बिल्कुल सही बात है, और आई थिंक बेन स्टोक्स भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे जो खबरें आ रही हैं। तो आई थिंक एक इन्फ्लुएंशियल कैप्टन, एक इफेक्टिव 4th बॉलर, 4th पेसर वो भी मिस करेंगे। तो सिर्फ आपके पास 3 पेसर हैं और एक पार्ट टाइम स्पिनर है, या जैकब बैथल को गिनो तो 2 पार्ट टाइम स्पिनर है। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के लिए, बट बैथल आई थिंक एक शाइनिंग लाइट है, तो इस पर निगाहें रहेंगी आई थिंक। बट इसी के साथ एक ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का एक, मैं मेमोरेबल तो नहीं बोलूँगा मगर डिसेंट एसेस टूर खत्म होगा। 2 दिन के टेस्ट मैच मिले हैं हमको, तो हमने इसकी चर्चा अपने ईयरली रिव्यू में किया। तो देखते हैं हम लोग, हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तो मूव ऑन करते हैं आई थिंक इंडिया बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी पे। पुनीत आप साझा करना चाहेंगे क्या मैटर है, क्यों ये स्टार्ट हुआ और अभी क्या स्टेटस है सर? पॉलिटिकल इशू है अब बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, तो उसके डायरेक्शन से आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन से बीसीसीआई ने जो है वो जो भी बांग्लादेश प्लेयर हुए थे, जैसे मुस्तफिजुर रहमान हुए थे, केकेआर ने उनको खरीदा था, तो उसके ऊपर काफी बवाल कटा था, क्योंकि बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं।
तो उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे। शाहरुख खान के ऊपर काफी प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई शाहरुख खान की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। कोई भाई गलती अगर क्योंकि बीसीसीआई अगर ने दूसरी टीम बिड नहीं करती तो वो 9 करोड़ तक छोड़ी जाते, वो तो उनके बेस प्राइस भी खरीदे थे अगर उनको इतना ही था तो वो तो बिल्कुल ही बेसलेस था शाहरुख खान के ऊपर था। लेकिन ये जो है जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का नाम जो है वो आईपीएल से हटा दिया। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बोर्ड को ये खराब लगेगा, लेकिन उनका जो प्रतिक्रिया है वो काफी बेकार सा प्रतिक्रिया है कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलने आएंगे क्योंकि उनको सिक्योरिटी का खतरा है, ये है वो है। वो तो बहुत ही बेबुनियाद सी बात कही है उन्होंने। और मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश अगर नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 20 टीम्स खेल रही है इस T20 वर्ल्ड कप में। 20 टीम खेल रही है, अगर एक टीम नहीं भी खेलेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश अपने आप को पाकिस्तान समझ रहा है। पाकिस्तान नो डाउट, हम पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और उनके मैचेस भी हम अपनी साइट में उसका ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बार धमकी देता है कि भाई हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को फर्क पड़ता है इससे। भले बीसीसीआई को ना पड़े लेकिन आईसीसी को फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी कॉम्पिटिटिव टीम। और अगर आप पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया 2000 में अनबीटेबल था, तो वैसा तो नहीं, लेकिन 90s में पाकिस्तान का वही खौफ था। भले पाकिस्तान ने उतने वर्ल्ड कप नहीं जीते जितने ऑस्ट्रेलिया ने 2000 एरा में जीते हैं, लेकिन जो टीम थी उनकी 90s की वो अनबीटेबल टीम थी। भले उनके पास में इतने नहीं है, और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है। बांग्लादेश ने क्या जीता है? कुछ नहीं। वो खाली अपने घर पे बुला के और वो एक आध सीरीज जीत जाते हैं टर्निंग ट्रैक देके। तो अगर वो धमकी दे रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं आएंगे, तो भाई मत आओ, कोई बात नहीं, हम 19 टीम के साथ खेलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आई थिंक आईसीसी ने भी बयान दे ही दिया है कि बांग्लादेश को अगर आना है तो अगर आना है तो खेलना है तो अगर आना पड़ेगा इंडिया में, नहीं तो फिर उनको पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत ही बेकार सी चीज है। लेकिन जो मुस्तफिजुर रहमान का जो हुआ है उसमें आई थिंक बीसीसीआई की गलती है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले अलाउ किया प्लेयर्स को नाम लिखाने के लिए, और बाद में फिर जब वो हो गए, जब किसी ने उनको खरीद दिया तो फिर उनको हटा देना ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर नहीं हुआ था, ऑप्शन में नहीं आया था। आई थिंक लास्ट ईयर जो था वो मेगा ऑप्शन था जब, तो उस टाइम एक भी बांग्लादेश का प्लेयर नहीं आया था, तो उसको कंटिन्यू करते, क्योंकि बांग्लादेश में हालात अभी कोई खराब नहीं हुए। बांग्लादेश में हालात जब से उनकी जो सरकार पलटी है, जब से शेख हसीना वहां से निकली है, जो भी हुआ है उसके बाद से हालात खराब चल रहे हैं, तो उनको वो कंटिन्यू करना चाहिए। और जब तक बांग्लादेश में एक स्टेबल सिचुएशन नहीं आता, वो आप बांग्लादेश के प्लेयर को तब तक अलाउ नहीं करते। लेकिन आपने अलाउ किया, फिर ये सब बैकलैश हुआ और फालतू की ये कंट्रोवर्सी बन गई, और बेचारे हमारे किंग खान इसके अंदर इस लपेटे में आ गए। बिल्कुल सहमत हूँ। और आई थिंक जो भी रिपोर्ट्स मैंने आज पढ़ी हैं, आईसीसी वेन्यूज मुझे नहीं लगता चेंज करेगा। और उसके पीछे मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस भी बता दूं कि आई थिंक जस्टिफिकेशन तो आपने दे दिया है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप बांग्लादेश के वेन्यूज को शिफ्ट करके आप श्रीलंका में चले जाओ, तो एक तो ऑलरेडी 3 ही वेन्यू है श्रीलंका में जहाँ पे आप 20+ मैचेस खेलोगे, तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे कितनी सारी पिचेस आपको प्रिपेयर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बांग्लादेश को मूव करते हैं तो आपको उन ग्रुप्स, उसके ग्रुप्स की बाकी टीमों के मैचेस को भी मूव करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए ट्रैवल बढ़ जाएगा। तो आईसीसी के लिए वो एक हेडेक है। और अगर किसी ना किसी तरह बांग्लादेश क्वार्टर ये सुपर 8 में पहुंच जाता है तो आपको फिर वहाँ भी चेंजेस करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता इतना सारा कॉम्प्लिकेशन अब इस लास्ट मिनट में पॉसिबल है, जहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी लोगों ने टिकट्स, अपने होटल्स, लॉजिस्टिक्स सब बुक कर लिए। तो मेरे लिए तो ये लॉजिस्टिकली भी फीजिबल नहीं लग रहा कि आईसीसी ऐसे एंटरटेन करेगा विदाउट एनी क्रेडिबल थ्रेट। तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ या तो बांग्लादेश फॉल इन लाइन होगा या फिर उनको स्कॉटलैंड या नेदरलैंड्स कोई ना कोई और रिप्लेस कर लेगा। तो और उनको फिर फाइन, जो भी आईसीसी के फाइन वगैरह होते हैं वो सब भरने पड़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ी आप छोड़ के चले जाओगे आपने जब पार्टिसिपेट करना है तो। एग्जैक्टली, वो भी विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंस। तो मैं तो पूरी तरह लॉजिस्टिकली भी कन्विंस्ड हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। अब लास्ट मोमेंट पे आई थिंक आज हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सिर्फ 1 रह गया एग्जैक्ट, तो 30 डेज में आप इतना सब कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 9 या 10 तारीख तक ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा, आफ्टर अगेन स्पीकिंग विद बांग्लादेश एंड इंडियन बोर्ड। एंड आई थिंक इंडियन बोर्ड का पोजीशन तो क्लियर ही है कि दे आर नॉट गोइंग टू
अलाउ दिस, क्योंकि इसकी वजह से और टीमों के मैचेस भी मूव हो जाएंगे। तो इस पे आई थिंक हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इस वीकेंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका अपडेट, तो विल कीप यू पोस्टेड। आईसीसी में भी तो बीसीसीआई वाले ही हैं। वही तो प्रोसेस उनके हिसाब से फॉलो होगा। तो हम आपको आई थिंक अपने अगली चर्चा करेंगे, तब तक इसका पूरा क्लियर हो जाएगा, विल कीप यू पोस्टेड। तो चलिए फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो शुरू होगा परसों से और नवी मुंबई और बड़ौदा में खेला जाएगा। मैं आपको क्विकली अगर सारे स्क्वाड्स का बता दूं तो गुजरात जायंट्स में इस बार एशले गार्डनर फिर से कैप्टनशिप करेगी और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं आपको बोलूं तो सोफी डिवाइन हो गई, किम गार्थ हो गई, यास्तिका भाटिया हो गई, या रेणुका सिंह और राजेश्वरी गायकवाड़। तो ये आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। लास्ट कुछ सीजन्स में इतना परफॉर्म अच्छे से किया नहीं है, मगर ये वाली टीम थोड़ी अच्छी लग रही है, तो मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। प्लस बड़ौदा में मैचेस होंगे तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। फिर आरसीबी तो एज यूजुअल एटर्नल फेवरेट्स है ही, स्मृति मंदाना लीड करेंगी नो डाउट, नदीनी क्लार्क आ गई हैं, श्रेयांका पाटिल है, आपके पास ऋचा घोष है, तो और बैटिंग डेप्थ बड़ी है। और उसके अलावा आई थिंक आपके पास राधा यादव है, लिंडसे स्मिथ है, अरुणधति रेड्डी है, तो काफी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप भी है। तो एलिस पेरी है, आई थिंक एलिसा पेरी ने तो शायद ऑप्ट आउट किया था पर्सनल रीजंस की वजह से, तो वो एक बड़ा लॉस है मेरे हिसाब से। बट हाँ, उसके अलावा आई थिंक काफ़ी अच्छी टीम है अभी। मुंबई इंडियंस की तरफ अगर जाऊँ तो हरमनप्रीत लीड करेंगी और आपके साथ हेली मैथ्यूज है, अमेलिका केयर है, स्केवियर ब्रंट है जिसको आपने हरमनप्रीत से भी ज़्यादा पे किया है, और आपके इंपॉर्टेंट बॉलर्स में आपके शबनीम है और मिली इंगलिंगवर्थ है, तो काफ़ी वेल बैलेंस साइट है और अगेन लुकिंग लाइक अ कंटेंडर फॉर द टूर्नामेंट। डीसी में इस बार जमीमा रॉड्रिक्स लीड करेंगी आफ्टर दैट वंडरफुल वर्ल्ड कप कैंपेन, और लॉरा वुल्फर्ड, शेफाली वर्मा अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, और इसके अलावा स्नेहा राणा, मरीजना कैप, अलाना किंग, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं इनफैक्ट दिल्ली पे बैट लूंगा अगर मेरे को किसी पे लेना हुआ आउटसाइड ऑफ मुंबई या आरसीबी, आई थिंक दिल्ली मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रही है। और लास्टली यूपी वॉरियर्स मैकलेनिंग लीड करेगी, लिचफील्ड इन्होंने परचेज किया जो बहुत अच्छा बाय है। प्रतिका रावल मैं नहीं श्योर हूँ कि कितना खेल पाएंगी, उनकी इंजरी काफ़ी बड़ी थी, तो और प्लस शायद ये उनका सबसे वीकेस्ट फॉर्मेट है, शी इज़ मोर सूटेड टू वनडे, बट आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी। और उसके अलावा हरलिन डोटिन है और शिखा पांडे है और सोफी एक्लिस्टन इनकी क्लासिकल बॉलर है, तो काफ़ी वेल राउंड टीम है। बट हाँ, आई थिंक मैं पर्सनली दिल्ली पे बैट लूँगा। आप किसी पे लेना चाहेंगे बैट? मैं तो यूपी पे ही लूंगा, क्योंकि अब तो मैगलेनिंग भी आ गई उसके अंदर और हमारी मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी है उसमें, तो काफी मजा आएगा देख के यूपी इस बार कैसा करती है। हालांकि पिछले काफी सीजन में उन्होंने टक्कर तो दी है, लेकिन आ नहीं पाए हैं। लेकिन इस सीजन में क्योंकि मैगलेनिंग का वो जादू है, वो जो करिश्मा है, वो काम करेगा, तो मैं देख रहा हूँ यूपी को इस बार। और लिचफील्ड भी आई थिंक काफी अच्छा पिक है, क्योंकि शी इज अ वेरी अग्रेसिव ओपनर, फीमेल की ट्रेविस हेड बोल सकता हूँ मैं उसको, और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप कैंपेन की स्टार रही हैं, तो लिचफील्ड पे भी मेरी निगाहें रहेंगी। तो या आई थिंक यूपी की काफी वेल राउंड टीम है, तो अच्छा मजा आएगा अगर मुंबई या आरसीबी के अलावा कोई कप उठाएगा, तो वुमेन्स में भी आई थिंक और दिलचस्पी बढ़ेगी उन लोगों की। तो मैं दिल्ली पे जा रहा हूँ, आप यूपी पे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेट्स सी। तो इस पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हमारी वीकली चर्चा में हम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मैचेस और अपडेट्स को कवर करेंगे WPL से। तो आई थिंक यही हमारी आज का चर्चा का विषय था। कुछ रह गया है मेरे से? एनीथिंग दैट यू थिंक वी हैव मिस्ड आउट? नहीं, उतना तो कोई नहीं। ठीक है, तो अगले वीक आई थिंक हम लोग इंडिया न्यूजीलैंड के ODI अपडेट से आ जाएंगे। WPL के चालू हो गया होगा तो उसके अपडेट्स पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। एशेस का जो अल्टीमेट क्लोजर हुआ है उसके साथ साथ पूरी एशेस पे हमारा एक मिनी रिपोर्ट कार्ड भी हम प्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे, कैसा किसकी सीरीज गई है। तो ये हमारे मेजर टॉकिंग पॉइंट्स होंगे क्रिकेट के रिलेटेड। उसके अलावा BCCI और BCB का जो ये फेस ऑफ चल रहा है उसका आई थिंक कंक्लूजन आगे जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिस पे हम अगले वीक चर्चा करेंगे। बट हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमारे को समर्थन देते रहिए, हम आते रहेंगे। नमस्ते।